ये कुछ लोगों ने पेजेस पे भी सबमिट किए थे ऑफिस में। हाँ, एक क्वेश्चन है मैक्सिमम एंड मिनिमम। ध्यान देना, फोकस करना थोड़ा सा ज़्यादा, बिकॉज थोड़ा फास्ट लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे कवर नहीं हो पाएंगे अदरवाइज। मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड चाहिए तो आपको रफ में लिखना है, तो फटाक से थोड़ा सा हिंट करके रफ में लिखते जाओ। मैक्सिमम मिनिमम मैग्नीट्यूड्स ऑफ रिजल्टेंट, मैक्सिमम मिनिमम मैग्नीट्यूड्स ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर है, दो वेक्टर, वो दो वेक्टर के मैक्सिमम रिजल्टेंट और मिनिमम रिजल्टेंट, उनका रेशियो जो दिया है 3:1, मतलब दो वेक्टर से बोलते पी एंड क्यू, उनका मैक्सिमम रिजल्टेंट और उनका मिनिमम रिजल्टेंट, उसका रेशियो 3:1 दिया है, तो फिर वो पी और क्यू क्या होंगे बोलते, कर पाओगे? बोलो फटाक से क्या करो। मैक्सिमम और मिनिमम का इनका दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो मैक्सिमम, और इनका दोनों का कौन सा रिजल्टेंट, मिनिमम, इनका रेशियो जो है वो 3:1 दिया हुआ है। बोलो मतलब क्या है बताओ। आरमैक्स अपॉन आरमिन इज इक्वल टू 3:1, मतलब इसका मैक्सिमम रिजल्ट और इसका मिनिमम रिजल्ट का रेशियो 3:1 है, तो फिर पी और क्यू की वैल्यू क्या होंगी? बोलो आगे क्या करूं? डालो यहीं पे मिटा मिटा के लिखो, ज्यादा मैं टाइम बचाऊंगा थोड़ा सा। यहाँ पे क्या लिखो बोलो, पी प्लस, और यहाँ पे पी माइनस क्यू, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आ जाएगा। सो छोड़ दो, ठीक है, उतना मैथमेटिक्स कर लोगे। ओके चलो आगे चलते हैं। ये हो गया, इसमें एक ही डाउट था। हाँ, ये वाला देख क्वेश्चन एक दिख रहा है कुछ तो भी, एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। हो गया इतना क्वेश्चन। कोई डायरेक्ट बोलेगा? कोई डायरेक्ट बोलेगा विदाउट सॉल्विंग? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, इसके बीच में एंगल क्या होगा? किसी का तो भी आंसर आया था, यस 180 यार। अरे भाई क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? इतना बढ़िया पढ़ा चुका हूं मैं आपको। ये ए है और ये बी है, ए क्रॉस बी किधर गया? ऊपर, और बी क्रॉस ए करोगे, यानी एक रिजल्ट ऊपर गया एक रिजल्ट नीचे गया, मतलब कितना एंगल है? 180 डिग्री है। ठीक है, समझ में आया? छोड़ दो इसको, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखो, और एक क्वेश्चन इसमें व्हेन ए डॉट बी इज इक्वल माइनस ए बी, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी, ऐसा दिया, ऐसा अगर ऐसा है बोलते, अगर ऐसा है बोलते तो क्वेश्चन है कि इन दो ए और बी के बीच में का जो एंगल थीटा कितना होगा। बस ऐसे गिवन डाटा पे ना थोड़ा दिमाग लगा के फटाफट करते आना चाहिए, कुछ सोचते नहीं बेटा। ए डॉट बी दिया है तो बताओ आपको ए डॉट बी का क्या मालूम है? ए डॉट बी का फॉर्मूला मालूम है? बोलो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या? ए बी कॉस थीटा डॉट 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 डॉट, क्रॉस का क्रॉसिंग होता है, क्रॉसिंग मालूम है, क्रॉसिंग की गोली मालूम है, ए बी कॉस थीटा। और इसका आंसर क्या है बोलते? सॉरी इसका आंसर क्या बोलते? माइनस ए बी मॉड ए मॉड बी। बोलो ना क्या होगा? ए बी कट गया, यानी कॉस थीटा इज कितना है? -1। इसका मतलब थीटा कितना होगा? 180। क्लियर? cos 0 1, cos 0 1 होता है, लिख के रखा है कि नहीं? cos 0 sin 0 तो cos 0, और cos 0 1 तो फिर cos 180 -1, मतलब ये कितना होगा? 180। सिंपल है, कुछ खास नहीं रहता, नहीं दिमाग की काम नहीं करता, चलता नहीं तो अपने को लगता बाप रे कैसे निकालें क्या निकालें, कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन की बहुत सारी आदत करना है आपको, सो दैट फिर बाद में कुछ नहीं लगेगा, कुछ दिन के बाद बहुत आराम से आप टैकल कर लोगे। क्या दिया था? ए डॉट बी का आंसर माइनस ए इंटू बी है बोलते हैं, मतलब ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या है? ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू, आंसर क्या है? तो माइनस, ये मतलब मॉड, मतलब नहीं लिखा तो भी चलता है, ऐसा है ना? ए मॉड बी को अपने डायरेक्ट कैसे लिखा? ए इंटू बी लिखा तो भी चलता है। सो ए इंटू बी लिखा, काय में दिया था? माइनस में। ए कट गया, बी कट गया, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई? -1, और कॉस थीटा की वैल्यू माइनस कब आती है? जब थीटा कितना डिग्री रहता है? 180 डिग्री रहता है। चलो ठीक है, ये हो गया दोनों। और कुछ तो भी है, एक पेज और आया है, अब भी मिला, आए बराबर वक्त पे। हाँ, ये एक पेज मिला अभी। ओके चलो भैया इसको देखते हैं। सी क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जिसने भी दिए होंगे। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। देखो आपके पास लिखे हुए नहीं है, इसलिए आपको ध्यान से सुनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ध्यान से सुनो, बराबर है। और रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए और बी, ये दो वेक्टर जो है इनका जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट कैसा है? परपेंडिकुलर टू ए है, परपेंडिकुलर टू ए है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी।
एंड इट्स मैग्नीट्यूड, ये जो रिजल्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड कितना बोलते हैं, हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी कितना, हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी यानी कितना, b/2। यानी देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन दी, और एक बार देख लो, और एक बार देखो, ए और बी दो वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट जो है वो रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू ए है, और तो और एक कौन सी इंफॉर्मेशन दी है कि ये जो रिजल्टेंट की वैल्यू है वो हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, मतलब आर के आंसर डायरेक्ट दे रखा हुआ है, आर का आंसर ही डायरेक्ट दे रखा हुआ है, कितना है, b/2 है, b/2 है। तो अगर ऐसा सब कुछ है तो क्वेश्चन क्या है, सो देन एंगल बिटवीन ए एंड बी, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में का एंगल पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान रखने का नहीं। अगर आपको सच में फटाफट न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखना होगा तो मेरा ये ध्यान में रखना, मैं जो बोल रहा हूँ कभी भी इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं होना, कभी भी नहीं। जो पूछा है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होने का नहीं। तो फिर सर किसके, बाजू वाले के कॉपी में फोकस करेंगे क्या, अच्छा उसने क्या लिखा, नहीं, इस पर फोकस नहीं करना। उस पर फोकस करने से ना क्या हो जाता है पता है, क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इस पे फोकस करने से क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है और सोचता ही नहीं फिर क्या करे क्या करे, आदमी सोच में पड़ जाता है यार ये थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा कैसे, ऐसा होता है। रादर फोकसिंग ऑन दिस, जस्ट यू डू फोकस ऑन दिस, इस पे अगर फोकस करो कि क्या गिवन है और आपको वहां से रास्ता खुलना शुरू हो जाता है। जैसे कि बोल रहे ए और बी का रिजल्टेंट आर है और वो परपेंडिकुलर टू ए है, मतलब ए ऐसा होगा, देखो बी ऐसा होगा। जब भी रिजल्टेंट परपेंडिकुलर रहता है ये दोनों ऑब्ट्यूस एंगल पे आ जाते हैं, याद रखना। जब भी रिजल्टेंट परपेंडिकुलर रहता है ये दोनों ऑब्ट्यूस एंगल पे आ जाते, तभी जाके बीच में से रिजल्टेंट निकल पाएगा ना, और तभी जाके ये रिजल्टेंट 90 डिग्री पे आ पाएगा। नहीं तो देखो अगर दो फोर्सेस अगर आप ऐसे लेते हो ए और बी, तो इनका रिजल्टेंट ऐसा निकलेगा बीच में से, और बीच में से निकला तो फिर 90 डिग्री पॉसिबल है क्या, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ। तो 90 डिग्री तभी पॉसिबल है जब ये दोनों दूर दूर हो जाएंगे ज्यादा, मतलब ऐसी कुछ सिचुएशन होंगी। नाउ दिस इज आर एंड आर इज परपेंडिकुलर टू ए, आर परपेंडिकुलर टू ए, आर परपेंडिकुलर टू ए, मतलब ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री कौन है बताओ, मालूम है आपको, यस अल्फा। रिजल्टेंट के एंगल को क्या बोलते हैं, हाँ, दो फोर्सेस के बीच में के एंगल को क्या बोलते हैं हम, थीटा, लेकिन रिजल्टेंट का जो एंगल रहता है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा। और अल्फा अगर आपको गिवन है तो बताओ कौन सा फार्मूला यूज करना चाहिए, टैन अल्फा वाला यूज करना चाहिए, सही बात है। सो टैन अल्फा वाला फार्मूला यूज करूंगा, टैन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ये फार्मूला रहता है। लेकिन इस क्वेश्चन में अपने को पी और क्यू नहीं, ए और बी दिया हुआ है, तो ए और बी दिया है, मतलब ये तुम्हारा पी होगा, ये तुम्हारा क्यू होगा, मतलब क्यू की जगह क्या आएगा बेटा, क्यू की जगह क्या आएगा बी, और ए के इसकी जगह क्या आएगा, पी की जगह क्या आएगा ए, और ये क्यू की जगह क्या आएगा फिर से बी, क्लियर। और टैन अल्फा है टैन 90 डिग्री दिया है ना, टैन 90 कितना, इनफाइनाइट, लिखता हूँ यहीं पे मीठा मीठा, क्या ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करो, इनफाइनाइट। और किसी भी आंसर, किसी का भी आंसर इनफाइनाइट आने के लिए डिनोमिनेटर कैसा चाहिए, 0 चाहिए, मतलब a प्लस बी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 होगा तभी तो समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट आता है। सो फिर b कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस, मतलब ये तो कंडीशन ऐसी है कि याद ही हो जाना चाहिए तुम्हारी, यानी ऐसा होना ही नहीं चाहिए मेरे को कि सर वो वाला प्रॉब्लम की स्टेप्स में भूल गया। जैसा कभी भी तुम्हें ये 90 दिखा ना तो ऐसे हवा में स्टेप आ जाना नहीं चाहिए याद तुमको, अरे 90 अल्फा वाला क्वेश्चन है क्या, टैन अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, टैन 90 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट आंसर आने के लिए डिनोमिनेटर मस्ट बी 0 और डिनोमिनेटर 0, मतलब ये p प्लस क्यू साइन थीटा या a प्लस बी साइन थीटा 0 करेंगे तो b कॉस थीटा, a प्लस बी कॉस थीटा 0 करेंगे तो b कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस है, या समटाइम्स q कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस p, याद है क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस पी। बस ये स्टेप तो कॉमन ही है तुम्हारे, ये वाले एक प्रॉब्लम है। अगर जब भी कभी ये रिजल्टेंट 90 डिग्री भी दिया रहता है तो बिना सोचे समझे ये इतनी तो स्टेप करना ही करना है आपको। ओके, यहाँ तक आ गए, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पा रहा। मुझे क्या पूछा था, एंगल थीटा पूछा था, एंगल थीटा पूछा था, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कॉस थीटा लिख के रख सकता हूँ भैया, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख के रख सकता हूँ, बोलो, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन, बराबर है ना, माइनस ए अपॉन बी, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पा रहा है, थीटा निकल ही नहीं रहा है, ए भी नहीं मालूम, बी भी नहीं मालूम। लेकिन अभी और ऐसी कोई तो चीज़ है ना जो दी है लेकिन अब तक उसका यूटिलाइजेशन किया नहीं आपने, हाँ, तो गिवन डाटा काय के लिए दिया रहता है, यूज करने के लिए दिया रहता है या आचरण डालने के लिए दिया रहता है, नहीं ना। तो ये एटीट्यूड बना लेना अपना अप्रोच। ये सारी चीज़ें बताते वक्त मेरा इंटेंशन ये नहीं रहता कि तुम्हें ये प्रॉब्लम पढ़ाना है, तुम्हें मैं एक सोच दे रहा हूँ न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें क्या क्या स्ट्राइक होना चाहिए। अभी गिवन डाटा तो पूरा किया ही नहीं, गिवन डाटा का यूज तो पूरा हुआ ही नहीं, तो प्रॉब्लम कहाँ से सॉल्व होगा। गिवन डाटा भी बाकी है ना, और कौन सा कि रिजल्टेंट b/2 रहने वाला है करके अभी तक बाकी है ना। तो जब रिजल्टेंट की वैल्यू क्या बोला था, हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी बोला था कि नहीं, तो जब तक उसका यूज नहीं करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा। तो बोल रिजल्टेंट का फॉर्मूला फिर r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर
प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। ये भी तो था एक और यूज करने लायक, जिसका यूज किया ही नहीं। अब बोल आर के जगह क्या डालना है? आर के जगह b/2 डालना है। आर के जगह क्या डालना है? b/2 डालना है। अब आर के जगह b/2 डाल दिया। अब इसको अंडर रूट से फ्री करना है। इसको अंडर रूट से फ्री करने के लिए क्या करेंगे? इसका स्क्वेयरिंग करेंगे। इसका स्क्वेयरिंग करो तो क्या होगा? बोलो b²/4 हो जाएगा, b²/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा a² प्लस b² प्लस ट्वाइस ab cos थीटा। सही है। अब देखो यार अब क्या हो सकता है आगे। यस, cos थीटा की वैल्यू में a/b डाल सकता हूँ, cos थीटा की वैल्यू में a/b, या फिर b cos थीटा की जगह -a डाल सकता हूँ, या फिर b cos थीटा की जगह -a डाल सकता हूँ। ये जो b cos थीटा है उसके जगह मैं -a डाल सकता हूँ। चलो मिटाओ इसको, ठीक है। इसको यहाँ पे -a डालेंगे तो प्लस माइनस ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और a इंटू a² हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो b²/4 इज इक्वल टू b² a² -2a² अब देखो ये a² को इधर ले लो, इधर ले लो, और ये b² माइनस b²/4 इधर ले लो, b²/4 इधर ले लो। सही है। ये a² इज इक्वल टू b² माइनस b²/4, 4 - 1 एलसीएम लेके 4 - 1 कितना? 4 एलसीएम आएगा ना। फिर यहाँ पे 1 बोले, यहाँ पे 1 4 4 - 1 कितना आएगा? 3/4 b²। करूँ नहीं डायरेक्ट एलसीएम वगैरह लिखूँ ना डायरेक्ट कि नहीं? b² माइनस b²/4 को सॉल्व कैसा करते हो आप लोग? 4 एलसीएम लेते, फिर ये 1 4 यानी 4b² माइनस 1b² यानी कितना? 3b²/4। सो क्या भैया हो गया 3b²। और अब इसका a कितना आया? a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट करो, a इज इक्वल टू √3/2b आ गया। चलो भैया फिर यहाँ पे डालो अब देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल, बोलो a की वैल्यू क्या डाल सकता हूँ मैं? √3/2b अपॉन b बोलो थीटा। cos थीटा की वैल्यू √3/2 कब आती? 30 डिग्री के लिए आती, मतलब ये 30 डिग्री होगा। कहा बेटा? हाँ, cos थीटा की वैल्यू कितनी आई थी? अपन ने माइनस छोड़ दिया क्या बेटे? अरे रे रे, इधर रहने दो, मेरा यहाँ पे ध्यान ही नहीं रहा जल्दी लिखने में। अगर मैं यहाँ पे इसको माइनस के साथ मेंटेन करता हूँ, बोलो माइनस, और ये कितना बोला? √3/2b, सही है। और अपॉन b यानी कट गया, यानी cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2। ओके, सही है ना यार? वो 30 डिग्री कैसा करेक्ट रह सकता है? क्योंकि जब रिजल्टेंट का एंगल अगर 90 डिग्री पे है तो ये पहले ही बोला ना अपन ने कि ये दोनों फोर्सेस को एक दूसरे से ऐसा जाना पड़ेगा दूर, तभी तो रिजल्टेंट बीच में से निकलेगा। मतलब ये एंगल कितने से ज़्यादा आना चाहिए? 90 डिग्री से ज़्यादा ही आएगा, ऑब्ट्यूस एंगल ही रहेगा। क्वेश्चन में ऐसा कभी नहीं रहेगा, ऐसा ही हो जाएगा वो, ठीक है। मतलब यहाँ पे मेरा 30 डिग्री है वो गलत है, क्योंकि मेरा लिखते लिखते क्या छूट गया? माइनस साइन छूट गया था, सही बात है। तो ये अब आएगा बराबर। अब आपको याद होना चाहिए, मैंने एक आइडेंटिटी लिख कर दी थी। cos थीटा का आंसर अगर माइनस में होगा, तो उसको कैसा अरेंज करना पड़ता? यस करेक्ट, cos पाई माइनस थीटा, या फिर मैं 180 लिखता हूँ सीधा, cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाता है फिर, ठीक है। मैथमेटिकली ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक में आपको पढ़ाया गया होगा। मेरे आपकी तो मैथ्स की क्लास जो है अभी आज से मैथ्स की क्लास हमारे यहाँ की बंद हो रही है। 11वीं का चालू किया था हमने मैथ्स, 11th का मैथ्स चालू किया था, वो 11वीं की क्लास मैथ्स की बंद कर रहे हैं आज से हम। और आज से 20 दिन तक टोटल कंप्लीट 20 डेज तक हम 9th और 10th का वो मैथ्स चालू करने वाले हैं। जो सिलेबस तुम्हारा रिड्यूस हो गया था कोविड के कारण, और वेरी इंपॉर्टेंट सिलेबस तुम्हारा रिड्यूस करने में आया, जो अगर तुम्हें नहीं पढ़ाया जाए तो तुम्हें 11th 12th में बहुत दिक्कतें आने वाली है। इसलिए जानबूझकर इंटेंशनली हमने आज से मैथ्स की कोचिंग बंद की है और 20 डेज तक पूरा बेसिक मैथमेटिक्स लेने वाले हैं। तो आपको अगर ऐप डाउनलोड करके दी है तो यू कैन एंजॉय इट फ्रीली। जो भी बच्चे मेरे यहाँ मैथ्स में नहीं भी होंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं देखना करके मेरे मैथ्स के टीचर की वीडियो, एकदम बेसिक पूरा लिया जाने वाला है। और वो आप बेसिक बिल्कुल करके रखो, बहुत फ़ायदे में रहोगे। बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा रगे सर की, वो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा किस लेवल पे बेसिक मैथमेटिक्स आपको पढ़ाया जा रहा है। और आपका पूरा 10th का भी रिवाइज हो जाएगा। और 10th में आपने कम ज़्यादा लेवल पे जो चीज़ें पढ़ी है या कुछ थोड़ी सी रॉन्ग राइट फंडामेंटल कुछ पढ़ने में आगे होंगे तो वो भी आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। सो cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू √3/2 आया। अब बताओ मतलब cos व्हाट इज इक्वल टू √3/2? cos व्हाट
इज इक्वल टू रूट 3/2 30 डिग्री ना, cos 30 रूट 3/2 होता है ना, मतलब ये कितना होगा 30 होगा। cos 30 इज इक्वल टू रूट 3/2 होता है ना, मतलब ये कितना होगा 30 डिग्री होगा, मतलब 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होंगी बेटा 30 डिग्री। cos 30 इज इक्वल टू रूट 3/2 होता है ना, समझ रहे क्या? तो 180 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होगी 30 डिग्री होंगी। तो बताओ ये थीटा कितना हो गया 150, 180 माइनस 150 यानी 30, सो थीटा की वैल्यू 150 होंगी। अब सही है, अब आ गया रास्ते पे बराबर अपना आंसर, अभी लाइन पे आ गया। देखो इतना सा एक छूट गया था सॉल्व करने में, तो गलत होने जा रहा था मेरा आंसर, तो बराबर ध्यान रखना है सारी चीजों का। ओके हाँ, पहली स्टेप तुम्हारी ये थी tan 90 वाली इतनी, फिर उसके ऊपर से हमने ये लिख के रखा, फिर उसके बाद रिजल्टेंट का फार्मूला यूज कर डाला, रिजल्टेंट का फार्मूला यूज करने से ये सारे कैलकुलेशन मिले, और फिर ये a की वैल्यू रूट 3/2 b तैयार होने के बाद फिर हमने वो यहाँ पे पुट की, और फिर ये एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी भी याद रहनी चाहिए, तब जाके फाइनल आंसर आएगा। इसलिए क्या होता है ना बेटा, देखो ध्यान दो, फिजिक्स एक डिफरेंट सब्जेक्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपको बायोलॉजी में कैसा होता है नॉलेज ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। अगर आपको एमसीक्यूज की शीट अगर दी तो क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा मालूम है तो टिक करेंगे, नहीं मालूम है होगा तो छोड़ देंगे। अगर क्वेश्चन का आंसर पता है तो टिक करो, नहीं तो छोड़ दे। यानी नॉलेज पे डिपेंड करता है पूरा, आपके पढ़ने में गया है या नहीं गया है। केमिस्ट्री में भी 80% वैसा ही रहता है, मालूम होगा तो सही होगा, नहीं मालूम होगा तो छोड़ देना पड़ेगा, या थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल्स भी वर्कआउट करने पड़ते हैं। बट फिजिक्स में कैसा है ना, फिजिक्स में कैसा है कि तुम्हें फंडामेंटल मालूम है। अब देखो ना, मैंने स्केलर कितने दिन से पढ़ा है बहुत दिन से, सारे वर्कआउट किए, प्रॉब्लम्स भी लिए, ये भी लिया वो भी लिया, फिर भी आप बायोकेमिस्ट्री जैसा उसे ट्रीट नहीं कर सकते कि हाँ सर अभी तो स्केलर वेक्टर हो गया तो बस अभी धड़ाधड़ हम साइन करेंगे और या आंसर निकालेंगे। हर बार सोचना ही पड़ता है, हर बार सोल्यूशन बनाने के लिए एफर्ट लेने पड़ते हैं। आपके क्वेश्चन के बीच में और आपको जो नॉलेज है उसके बीच में थोड़ा सा मैथ्स भी आ जाता है, वो भी बीच में स्टेप्स आ जाती है, इधर का उधर सोचने की आदत धीरे धीरे लगानी पड़ती है। सो मैं तो यही बोलूँगा, सिंपली फिजिक्स अगर डेवलप करना है आपको तो आप जो वर्कशीट्स खुद जितनी सॉल्व करके देखोगे खुद के मन से, मैं चाहे देखो स्केलर वेक्टर 1 महीना पढ़ाया, अभी मैं और 2 महीने भी लूंगा, और मैं 2 महीने लूंगा, ऐसा स्केलर वेक्टर पढ़ाना भैया अपने को कि 6 महीने स्केलर वेक्टर ही पढ़ाना है, उसके बाद भी तुम्हारी स्थिति वैसी ही रहेगी अगर जब तक तुम खुद बैठ के दिमाग लगाना चालू नहीं करते, 4 बार लटकते नहीं क्वेश्चन में जाके, अच्छा यार मैं लटक गया, फिर से अब मैं सोल्यूशन देखूंगा, अच्छा यार सोल्यूशन में तो ऐसा दिया है, ओके 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 ओके, यानी ऐसा दिया रहा है तो ऐसा करना पड़ता है, ऐसा तुम खुद मेहनत नहीं लोगे तब तक फिजिक्स डेवलप नहीं होता है। नहीं तो बोलोगे सर ने पढ़ाया और हमको आ क्यों नहीं रहा है, बोलेंगे सर बायो का तो हमको कितना, बहुत सारे पेरेंट्स को और बहुत सारे बच्चों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बोलते सर हमारे बच्चों को बायो तो फटाफट जम रहा है सर, वो तो बस उधर से आया कि फटाफट ही सॉल्व करता, सर केमिस्ट्री भी बहुत आसान जा रहा और तुम्हारा सब्जेक्ट सर समझ ही नहीं रहा, हमारे बच्चों को सॉल्व ही नहीं हो रहा। तो भैया समझना भी नहीं चाहिए, फिजिक्स है, कुछ अपनी अपनी लेवल होती है कि नहीं होती, अपना स्टैंडर्ड होता है कि नहीं। तो नहीं समझता है, ये डर मुझे अच्छा लगा कि आपको नहीं समझता है, क्योंकि यार मेरे सब्जेक्ट की उससे क्या है ना इंपॉर्टेंस बढ़ती है। तो बेटा फिजिक्स में सोचने वाला सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं कि बस आया तो फटाफट कर दिया और आपने उसे फिर दूसरे सब्जेक्ट के टीचर के साथ मुझे कंपेयर किया, सर उनके यहाँ तो हमारा इतना बढ़िया चल रहा है, आपका तो आता ही नहीं सर हमको। भैया फिजिक्स है, फिर से बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री में किसी को 100 में से 100 आते हैं ना, तो फिजिक्स में 80 भी आ गए ना, समझ लेना वो 100 है करके, ठीक है। तो नहीं तो कंपेयर करोगे, सर मेरे को तो अभी ना केमिस्ट्री के टेस्ट में 20 में से 20 मिले सर, आपके तो टेस्ट में 15 ही मिल रहे हैं, 15 मिल रहे हैं, यानी तेरे को केमिस्ट्री में 25 मिलना चाहिए था 20 में से। और समझ रहे क्या ब्रो, फिजिक्स में तेरे को 20 में से 15 मिल रहे हैं, मतलब केमिस्ट्री में तेरे को 25 मिलना चाहिए था 20 में से। अगर तू 15 मार्क्स ले रहा है ना फिजिक्स में 20 में से, इट्स मोर देन इनफ, मेरिट हो गया, तू मेरिट आ गया, मेरिट में आ गया। तो आपको ये कुछ चीज़ों का डिफरेंस समझना पड़ेगा। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फिजिक्स में तुम्हारा हमेशा स्कोर लो रहेगा, मैंने ऐसा भी पढ़ा है, बैचेस में ऐसा भी लिया है कि केमिस्ट्री बायो से भी ज़्यादा बच्चों ने फिजिक्स में स्कोर किया है। अभी जेडब्ल्यू के एग्जामिनेशन में केमिस्ट्री में 50 परसेंटाइल आए बच्चों को, 50 परसेंटाइल, क्योंकि जेडब्ल्यू लेवल का केमिस्ट्री क्या होता है ना अभी तक वो पता ही नहीं रहता सब लोगों को। और फिजिक्स में 98 परसेंटाइल लिए अपने क्लास के बच्चों के, फिजिक्स अपनी ही आता, फिजिक्स में 98 परसेंटाइल और केमिस्ट्री में 50 परसेंटाइल, 55 परसेंटाइल, क्योंकि जेडब्ल्यू के लिए उस लेवल तक फिर जाना पड़ता, वो केमिस्ट्री तक जैसे जाने चाहिए। बोर्ड्स और सीईटी का पढ़ने से, इजी वाला पढ़ने से नहीं होता जेडब्ल्यू का स्कोर, ये भी याद रखना, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, चलो भैया आगे बढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट लेता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन एक ही पेज पे दिख रहे हैं, तो जितना फास्ट हो सके लेने वाला हूँ मैं। यहाँ पे देखो, वेक्टर ए बोल रहे इट मेक्स एन एंगल
विथ एक्स वाई जेड एक्सिस, वेक्टर ए है और एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल कर रहा, बोलते इक्वल एंगल। तो आपको लिखना है वो तीनों कंपोनेंट बनेंगे ना, एक एक्स एक्सिस पे बनेगा, एक वाई एक्सिस पे बनेगा और एक जेड, तीन कंपोनेंट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, एक ए एक्स ए वाई ए जेड। तो वो ए एक्स ए वाई ए जेड को ए के फॉर्म में लिखो बोलते हैं। डायरेक्ट बताना चाहिए ये क्वेश्चन, अगर ए है और इस ए के अगर आपको बोल रहे हैं ए एक्स ए वाई ए जेड ऐसे तीन कंपोनेंट लिखो इन द फॉर्म ऑफ ए, तो बोलो ए एक्स ए वाई ए जेड को आप कैसा लिखोगे इन द फॉर्म ऑफ ए। अगर ये ए का तीनों एक्सिस के साथ सेम एंगल है, सेम इक्वल एंगल है, यानी एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है उसको हम थीटा एक्स बोलेंगे, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल है उसको थीटा वाई बोलेंगे और जेड के साथ है उसको थीटा जेड बोलेंगे। तो आपको याद आया, कुछ लिख कर दिया है, डायरेक्शन कोसाइंस बराबर है। तो डायरेक्शन कोसाइन के हिसाब से ए का फॉर्मूला क्या होगा, ए कॉस थीटा एक्स, ए कॉस थीटा वाई और ये ए कॉस थीटा जेड। और क्या इसका कंक्लूजन किसी को याद है? अगर मैं इसको दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर करूं तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अगर कर लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक्स प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जेड इक्वल्स टू, यस इक्वल टू क्या आता है? वो नोट्स अच्छे से रिवाइज करो, वीडियोस अच्छे से देखो, सारा याद रहेगा तुम्हारा। सो कॉस स्क्वायर थीटा एक्स प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जेड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1 होता है। ये भी तुम्हें याद रहना चाहिए, ठीक है। इसका स्क्वेयरिंग किया, इसका स्क्वेयरिंग किया, एडिशन किया तो बराबर ये आंसर आता है। चाहिए तो आप नोट्स में देख सकते हो, मैंने लिख कर भी दिया है पूरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं इसको। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, मतलब वेक्टर ए दिया हुआ है आपको और एक वेक्टर बी दिया हुआ है और बोल रहे यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इनका जो रिजल्टेंट आएगा, उनका जो रिजल्टेंट आएगा उसका पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालो बोलते हैं, पैरेलल यूनिट वेक्टर। तो रिजल्टेंट निकालना है, मतलब इनका क्या करेंगे, ए प्लस बी, मतलब ये दिया है 3i प्लस 2j प्लस 4k, लिखता नहीं हूँ, या भी समथिंग समथिंग कुछ दिया हुआ है। तो इनका रिजल्टेंट निकालना है, क्या करोगे, मान लो कुछ भी आया है 2i प्लस 3j प्लस 4k आया समझ लो, और उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। कैसे निकालोगे? इसका यूनिट वेक्टर निकालना आता है सबको, कैसे निकालते बताओ? वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, दैट्स इट, कुछ खास नहीं था क्वेश्चन। इधर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, टू वेक्टर्स ए एंड बी, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामिनेशन में, बहुत बार रिपीट हो के पांचट हो गया है क्वेश्चन, इतने बार एग्जामिनेशन में आया है। देख लो क्वेश्चन क्या है, वेक्टर ए है वेक्टर बी है, वो ऐसे दो वेक्टर है कि सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी है। ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या है, ए माइनस बी, ऐसा होता है बोलते हैं। वेक्टर ए और बी वेक्टर बी ऐसे वेक्टर है दो कि जिनका ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी का आंसर और ए माइनस बी का आंसर दोनों का सेम ही है बोलते हैं। अगर ऐसा है तो फिर ये ए और बी के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा? तो नहीं समझ में आ रहा तो करो सॉल्व, जो गिवन है गिवन डेटा को सॉल्व करो, कंटिन्यू करो। बोलो ए प्लस बी का आंसर नीचे क्या लिखो मैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू अगर सेम है तो बोलो ए प्लस बी का आंसर क्या होगा? ए प्लस बी के लिए क्या लिखो मैं, ए स्क्वायर प्लस है ना बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, ऐसा लिखूंगा। ए प्लस बी का रिजल्ट ये आता है अंडर रूट में, हाँ। इधर भी अंडर रूट में बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लो, दोनों का स्क्वायर रूट हट जाएगा। ओके, ए स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, और ये 2ab cos थीटा, और ये क्या है इधर माइनस को इधर लेके आओ, मतलब 4ab cos थीटा इज इक्वल कुछ भी नहीं बचा, इधर 0 हो गया, मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 0/4ab यानी 0, और cos थीटा 0 कब आता है, मतलब 90 डिग्री। मतलब दो वेक्टर ए और बी में अगर एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, तो उनका ए प्लस बी का आंसर और उनका ए माइनस बी का आंसर दोनों का सेम ही आता है। क्यों आता है इधर सुनो, और एक दूसरी बात, ए प्लस बी जो रहता है उसका रिजल्टेंट लिखने का तरीका तुम्हें पता होगा, ये क्या रहता है बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, और ए माइनस बी लिखने का तरीका तुम्हें पता होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा।
अब इन दोनों का आंसर सेम है, बोलते सेम। ये कब सेम आ सकता है? जब तुम्हारा ये फैक्टर ही ना हो और सिर्फ इतना ही बचे, और सिर्फ इतना ही बचे। और ये फैक्टर गायब कब होगा? जब cos 90 कितना हो जाएगा? 0। मतलब थीटा कितना होना जरूरी है? 0। फिर cos थीटा के नहीं cos 90 होना जरूरी है। मतलब 90 डिग्री अगर रहेगा तो ये भी खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा। ये a प्लस बी का आंसर भी ऐसा बचेगा, a माइनस बी का भी आंसर सेम उतना ही बचेगा, यानी इसका और इसका आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होना जरूरी है? 90 डिग्री होना जरूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। हाँ, एक बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता आप ये मुझे पूछना चाहोगे, लेकिन जो दिया है डाउट में तो मैं बता देता हूँ। एक वेक्टर है 2i 3j 8k, 2i 3j 8k एक वेक्टर है। दूसरा एक वेक्टर है 4i 4 अल्फा 4i माइनस 4j प्लस अल्फा के, ऐसा दूसरा वेक्टर है। और अगर ये दो वेक्टर अगर बोलते परपेंडिकुलर है तो फिर अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? अगर ये दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, ये दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, ये ऐसा है ये दूसरा ऐसा है, तो ये दोनों वेक्टर अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो ये अल्फा कितना होगा? बोलो क्या करना पड़ता इस क्वेश्चन में? दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब उनका क्या क्या काय का आंसर क्या आता है? अरे बोलो, दो वेक्टर जो परपेंडिकुलर उनका काय का आंसर क्या आता है? वो थीटा तो 90 आता है, लेकिन वो दो वेक्टर का क्या करने पर उसका आंसर क्या आता है? यस, डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। याद आया कि नहीं आया? a डॉट बी इक्वल ए बी कॉस 90। दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या लिखो? ए बी कॉस परपेंडिकुलर है 90 और कॉस 90 0, मतलब ए बी इंटू 0 0 हो जाएगा, यानी a डॉट बी का आंसर 0 आ गया। सो दो वेक्टर परपेंडिकुलर, इसका मतलब उनका क्या 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 का आंसर क्या आना चाहिए? डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 आना चाहिए। तो ले लो इनका डॉट प्रोडक्ट, हो गया सॉल्व। बोलो कैसे लेंगे डॉट प्रोडक्ट? मतलब डायरेक्ट कैसे लेते हैं? दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। याद है डॉट प्रोडक्ट सबसे आसान रहता है। सो 2 4 जा 8 माइनस 4 3 जा माइनस 12 प्लस 8 अल्फा, 8 इंटू अल्फा 8 अल्फा। इसका आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो 8 अल्फा इज इक्वल टू 8 माइनस 12 यानी माइनस 4 उधर जाके प्लस 4, और फिर अल्फा की वैल्यू 4/8 यानी कितनी? 1/2। मतलब ये अल्फा की वैल्यू 0.5 होंगी। 1/2 यानी कितनी? 0.5 होंगी। सो डॉट प्रोडक्ट लेना का 0 के साथ कंपेयर कर देने का, हो गया भैया काम। ठीक है, यस। और अगर बोलते कि दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। उनका अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, पता है वो डिटर्मिनेंट आई जे के लिखना पड़ता, फिर उसके नीचे ये लिखना पड़ता, उसके नीचे फिर ये लिखना पड़ता, फिर ये आई को छुपाया तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, माइनस जे को छुपाया तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, के को छुपाया तो दिस इंटू दिस माइनस। याद आ गया? बट उतना करने के बाद उसको 0 के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। अगर क्या बोला तो बोलो, दो वेक्टर का क्या क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 होगा तो दोनों वेक्टर अगर पैरेलल होंगे एक दूसरे के साथ तो बोलो उनका कौन सा प्रोडक्ट 0। बट वो न करते हुए एक शॉर्टकट किसको याद है? दो वेक्टर अगर पैरेलल होंगे तो एक शॉर्टकट किसको याद है उसको पहचानने का? बोलो स्मिथ। बस खत्म, समझ में आया? दिस अपॉन दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अरे भैया इतना लंबा क्रॉस प्रोडक्ट कौन करते बैठेगा? टाइम जाता है ना एग्जामिनेशन में। एक दूसरा शॉर्टकट बताया था मैंने, शॉर्ट ट्रिक बताई थी, दिस अपॉन दिस मस्ट बी दिस अपॉन दिस मस्ट बी दिस अपॉन दिस। अगर ये कर दिया तो उसमें से ही सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, वो क्रॉस प्रोडक्ट करते बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ध्यान में रखो। हाँ चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसमें, और एक एंगल वगैरह हो गया, ये हो गया। ये एक क्रॉस बी फॉलिंग, ये वाला भी हो गया, हो चुका है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर आपको बनाना आता है। हाँ ये क्वेश्चन, फोर्स दिया हुआ है एफ, फोर्स दिया हुआ है एफ 5i प्लस 3j, 5i प्लस 3j, और दिया हुआ है आपको 5i प्लस 3j न्यूटन फोर्स का फार्मूला इक्वेशन दिया हुआ है। बोल रहे हैं इट इज अप्लाइड ओवर ए पार्टिकल विच इज डिस्प्लेसेस फ्रॉम ओरिजिन टू, एक पार्टिकल पे अप्लाई किया, बोलते जो ओरिजिन से लेके तो कहीं पोजीशन तक डिस्प्लेस हुआ, और वो पोजीशन आपको दी है 2i माइनस दी है 2i माइनस 1j, मतलब j इस पोजीशन तक। ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, इसको यहां से तक धक्का मारा गया, यहां से तक ये फोर्स ने। तो फिर पूछ रहे कि वर्क डन कितना हुआ, तो बोलो यार कैसे निकालते हैं? वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस। याद ही करो, एफ इंटू एस नहीं बोलने का, आदत लगा। एफ डॉट एस है कि एफ क्रॉस एस है? F does it because work done is the dot product of force and displacement. Learn करो definition. Work done is the dot product of force and displacement. Work done is equal to F dot S. तो हो गया। फिर ये F तुम्हारे पास है ही 5i प्लस 3j,
और डिस्प्लेसमेंट जो है तुम्हारा, वो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी, ओरिजिन से आप यहाँ तक पहुंचे ना, यहाँ से यहाँ तक पहुंचे ना, मतलब 2 - 0, मतलब ये पोजीशन वेक्टर, ये जो पोजीशन वेक्टर अगर निकालना रहा है तो क्या लिखते हैं, x2 - x1 इंटू आई, y2 - y1 इंटू जे, तो वैसा ही आएगा, उतना ही आएगा, 2 - 0 2 ही आएगा, -1 - 0 - 1 ही आएगा, मतलब दिस माइनस करोगे तो पोजीशन वेक्टर तुम्हारा ऐसा ही आने वाला है। तो आ गया फिर ऐसा 2 - j। डॉट प्रोडक्ट लेना आपको आता है, बोलो डायरेक्ट होता है डॉट प्रोडक्ट, दिस इंटू दिस होता है, दिस इंटू दिस होता है, बात खत्म हो जाती है। डॉट प्रोडक्ट बहुत आसान है। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जामिनेशन में आया हुआ है, बहुत एग्जामिनेशन वालों ने इसको अभी तक पूछ के एकदम बोर कर डाला है। क्वेश्चन है भैया, ए एंड बी आर द टू वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। ए एंड बी आर द टू वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। बाद में क्वेश्चन, if a cross b, mod of a cross b is equal to √3 mod of a dot b। अगर बोलते कि a क्रॉस b का आंसर √3 टाइम्स a डॉट b जितना है तो वो एंगल थीटा कितना होगा, कर पाओगे? कुछ करना ही नहीं है ना, क्या कर पाओगे? कुछ करना ही, उन्होंने दे दिया सब, बस तुम्हें तो रेडीमेड उसमें आप अपने फार्मूले डालना है, बात खत्म करना है क्या इसमें? कुछ करने लायक तो भी है क्या इसमें, बताओ? बोलो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी का फार्मूला बोलो, ए बी साइन थीटा, और उसको ये यूनिट वेक्टर रहता है, लेकिन क्या है ये मॉड, मतलब इसका डायरेक्शन, ए क्रॉस बी को डायरेक्शन रहती है, याद है ना, आई इंटू 2 ब्रैकेट माइनस जे इंटू 2 ब्रैकेट प्लस के इंटू 2 ब्रैकेट, मतलब आई जे के रहता है उसको वेक्टर प्रोडक्ट को, लेकिन ये मॉड है ना, तो यहाँ पे साइन थीटा का यूनिट वेक्टर नहीं लगेगा। ए क्रॉस बी का फार्मूला क्या है, ए बी साइन थीटा। आगे बोलो √3 टाइम्स ए डॉट बी का बोलो, ए बी कॉस थीटा। ए क्रॉस बी का फार्मूला ए बी साइन थीटा, ए डॉट बी का फार्मूला ए बी कॉस थीटा, बात खत्म हो गया भैया। ए बी कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना है, tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू कितनी है, √3 है, मतलब थीटा कितना होगा, हो गया क्लियर। तो ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है आगे का, कुछ नया, पहली बार एक फार्मूला आपको, जो लेकिन हो चुका है 10वीं में, उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन ऐसा है, अ पार्टिकल मूव्स विथ वेलोसिटी 6i - 4j + 3k। पार्टिकल मूव्स विथ वेलोसिटी 6i - 4j + 3k, ये वाला वेलोसिटी से पार्टिकल मूव हो रहा है, ओके मूव हो रहा है। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट फोर्स, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट फोर्स के अंडर फोर्स की वैल्यू 20 15 - 5, 20 15 -5, ये फोर्स है। सो पता है क्या पूछा, अप्लाई फाइंड इंस्टेंटेनियस पावर। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, यानी कोई पार्टिकल सर्टेन स्पीड से मूव हो रहा है, क्यों मूव हो रहा है, तो उसके ऊपर कंटिन्यूसली क्या लगा हुआ है, फोर्स मान, जैसे कि एक ट्रॉली है, उसमें मैंने बिग बाजार में गया, उसमें चीजें डाली, गुड्स ग्रोसरी डाली मैंने, और वो ट्रॉली को मैं फोर्स मारते हुए लेके जा रहा हूँ, फोर्स धक्का लगाते हुए ट्रॉली को, तो ट्रॉली सर्टेन स्पीड से आगे आगे जा रही है। तो ये काम करने में तुम्हारा कितना पावर लग रहा है, तुम्हारा पावर बराबर है, तुम्हारा पावर कितना यूज हो रहा है। तो पावर कैसा निकले, वर्क डन मालूम था सर मुझे, F × S, F.S। ये फोर्स एंड वेलोसिटी विद पावर का फॉर्मूला भी तुम्हारा हो चुका है 10वीं तक इन द फॉर्म ऑफ F एंड V। किसको याद है, हो चुका है, मैं याद दिलाऊंगा तो फिर बोलेंगे हाँ सर ऐसा कुछ हो चुका है ऑलरेडी। देख पावर यानी आपको पता है, पावर की डेफिनेशन किसको मालूम है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर यानी क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। पढ़ने में गया होगा कभी, पावर कंजम्पशन वगैरह, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में I2R वाला पावर पढ़ाऊंगा ना कभी। हाँ, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज का फार्मूला IR, वोल्टेज का फार्मूला V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ पता है क्या, पता है ना, V इज इक्वल टू, यस V इज इक्वल टू IR, याद रखो, नहीं मालूम तो V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR मतलब वी आर इंडियन, ठीक है। सो ये तुम्हारा ओम्स लॉ है। सो V की जगह मैं IR डालता हूँ, IR और ये I, यानी कितना हो गया I², याद आ गया पावर। हाँ, यानी पावर यानी आपको मालूम है, पावर यानी क्या होता है, तो वो पावर कंजन वोल्टेज इंटू करंट वगैरह होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क भी बोलते हैं, और इवन उसको अपन बोल सकते हैं वर्क डन अपॉन टाइम। जैसे कि मान ले तेरे घर में एक टेरेस पे एक वाटर की टैंक है, सिंटेक्स वाली वगैरह वाटर की टैंक है, और नीचे क्या तुम्हारी मशीन है घर में पानी की, मोटर लगाएंगे पानी की, ड्रर अपना वाटर ऊपर जाना चालू हो जाता टंकी में टेरेस पे। तो वो कितने समय में टंकी भरेगी वो डिपेंड करता है कि तुम्हारी मशीन कितने पावर की है।
तुम्हारी आधे हॉर्स पावर की मशीन होंगी, हाफ छोटी सी वाली, तो शायद वो पूरी टंकी भरने के लिए 1 घंटा लग जाएगा। तुमने अगर बड़ी 1 हॉर्स पावर वाली मशीन लगाई होंगी बड़ी वाली, तो आधे घंटे में टंकी भर जाएंगी। यानी टंकी वही है, पानी उसमें उतना ही भरना है, यानी वर्क डन तो आपको करना ही है, पूरी टंकी भरना ही है। लेकिन कोई अगर मोटर ऐसी है कि जिसमें टंकी भरने के लिए सिर्फ मतलब उसमें 60 मिनट लगते हैं, और कोई मशीन तुम्हारे घर में मोटर ऐसी लगी हो जिसमें सिर्फ 30 मिनट में ही टंकी भर के हो रही है, तो बोलो किस मशीन का पावर ज़्यादा हो गया? जिस पे टाइम कम लगा, है ना। यानी वर्क डन अपॉन टाइम यानी क्या होता है बेटा? पावर। पावर यानी क्या होता है? याद रखो, दोबारा बार बार काम है इसका, बार बार काम है। वर्क डन पावर यानी क्या होता है? बोलो, वर्क डन अपॉन टाइम। और वर्क डन नहीं है पता है आपको? फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क डन क्या पता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस पता है। अब देख इसको क्या कर रहा हूं मैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो ये आ गया तुम्हारा पावर का फार्मूला। पावर का फार्मूला याद रखो, सिंपल। और एक बार देख लो एक्सप्रेशन, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन का फार्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी। यानी फाइनल आंसर क्या हो गया पावर का? फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो याद रखो ये एफ डॉट वी, क्योंकि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी पावर, इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी पावर। यानी पावर कौन सी क्वांटिटी होंगी? दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट काय में आती है? स्केलर। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट काय में आता है? स्केलर। देखो ना, ये आई जे के और ये आई जे के जो आप दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस करते हो, तो तुम्हारा आंसर डायरेक्ट काय में आता है? 2 इंटू 1 2 आता है, प्लस 3 इंटू 1 3 आता है, प्लस मान लो 2 इंटू 2 4 आता है। यानी सिंपली मैग्नीट्यूड में आता है। उसको आई जे के लगे रहते क्या? नहीं लगे रहते। यानी दो वेक्टर का क्या डॉट प्रोडक्ट लेने पर आंसर काय में आता? मैग्नीट्यूड में, यानी काय में? स्केलर में आता। और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट याद है ना, वो डिटर्मिनेंट वाला आई जे के, तो उसमें आई का ब्रैकेट बनता, माइनस जे का ब्रैकेट बनता, प्लस के का ब्रैकेट बनता है। आंसर काय के फॉर्म में आता? आई जे के फॉर्म में आता है। यानी उसको डायरेक्शन रहती है, आई जे के रहते हैं मतलब डायरेक्शन रहती है। तो क्रॉस प्रोडक्ट को डायरेक्शन रहती है और डॉट प्रोडक्ट को डायरेक्शन नहीं रहती। उसका आंसर सीधा सीधा काय में आता? कुछ मैग्नीट्यूड में आता है। तो ये जो दो वेक्टर है इनका डॉट प्रोडक्ट काय में आएगा? स्केलर में आएगा। यानी पावर कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, याद रखो। तो हो गया ना फिर सॉल्व तुम्हारा अभी प्रॉब्लम। अब बोलो, ये फोर्स है और ये वेलोसिटी है, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। पावर ने दोनों का डॉट प्रोडक्ट, फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट याद करो, बहुत बार काम में आने वाला। फिर से बोल रहा हूँ, जैसा वर्क डन ने एफ डॉट एस, बोलो बराबर बोला मैंने, वर्क डन ने एफ डॉट एस, वैसे पावर ने एफ डॉट वी, पावर ने एफ डॉट वी कर डालो। ये तो आपको आता ही है बाद में, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस करूँ ना डायरेक्ट, करो डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट। 20 इंटू 6 यानी 120 आएगा, ये प्लस 15 इंटू 4 यानी माइनस 60, ये माइनस 60 आएगा, ये माइनस ही दिया था ना मैंने, 5 3 15 यानी माइनस 15 आएगा। ये फिर 20 माइनस 60 यानी 60 आएगा, और 60 माइनस 15 यानी 45 आएगा। 45 इसका यूनिट क्या रहता बेटा? पावर का यूनिट वैट, पावर का यूनिट वैट। या फिर पावर का यूनिट अगर दूसरा भी लिखना है तो दूसरा देखो, ये वर्क डन का जूल, वर्क डन का जूल, और टाइम का सेकंड यानी जूल पर सेकंड या जूल सेकंड इनवर्स। ऐसे अलग अलग यूनिट याद रखो, अलग अलग यूनिट याद रखो इस प्रकार से, ठीक है। और एक यूनिट बताता हूं, और एक यूनिट बताता हूं, फोर्स का यूनिट न्यूटन, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड यानी न्यूटन मीटर पर सेकंड। कुछ भी पूछ सकते हैं एबीसीडी ऑप्शन में, सब तैयार रहना पड़ता, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेंगे। नई नई चीज़ें भी कुछ पता हो रही है, डाउट के बहाने अपने को, डाउट की वजह से जो हमारे स्केलर का चैप्टर पढ़ाते समय कुछ नहीं पढ़ाने में आएंगी वो भी कवर हो रही है, एक आध दो चीज़ें नई नई वाली। और ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये भी हो गया। हाँ, ये मुझे एक अच्छा क्वेश्चन लगा, किसने जो भी पूछा है वो पावर का हो गया, पावर का हाँ पावर का हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन जो है आगे इसमें बोल रहे हैं, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। आपको दिया है आर, दिया आर, आर आर मतलब पोजीशन वेक्टर जो रहता है आई प्लस 2j माइनस के, ऐसा दिया हुआ है, सही लिखा मैंने। और उसके बाद लिखा मोमेंटम दिया है, मोमेंटम, मोमेंटम यानी p होता है 3 4 3 4 है कि 9 है यार, वो दिख नहीं रहा बराबर से लिखा हुआ,
4 है कि 9 है, 9 इसका वाला 4 कैसा है दूसरे क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। हाँ 4 ही है, 4J 3I + 4J माइनस 2K। क्या है देखो क्वेश्चन देखो कैसा है, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, द एंगुलर मोमेंटम, यस एंगुलर मोमेंटम, फाइंड एंगुलर मोमेंटम। अब ये बोलेंगे सर क्या है ये नया वाला कुछ, एंगुलर मोमेंटम आपने पढ़ा नहीं हुए, आपने मोमेंटम पढ़ा हुआ है, मोमेंटम यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी पढ़ा है। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है सुनो, पहले समझना पड़ेगा। जैसे कि मान लो एक एक्स वाई एक्सिस है और अगर मान लो एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल जो है ना ये ऐसा जा रहा है, सुन लेना नया कुछ पढ़ रहा है पहली बार, ये इसका मास m है और इसकी जो वेलोसिटी है वो v है। फॉर एग्जांपल मास v है, वेलोसिटी मास m है, वेलोसिटी v है, तो इसका लीनियर मोमेंटम आपको मालूम है मास इनटू वेलोसिटी। इसका लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। लेकिन अगर बोलते कि इस पार्टिकल का ये जो लीनियर मोमेंटम से इतने लीनियर मोमेंटम से इतने लीनियर मोमेंटम से जो पार्टिकल आगे आगे भाग रहा है, हो गया क्या मेरा टाइम, हाँ इतने लीनियर मोमेंटम से जो पार्टिकल आगे भाग रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम निकालो, ऐसा बोलते हैं। एंगुलर मोमेंटम निकालो बोलते विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट टू इसका एंगुलर मोमेंटम निकालो बोलते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम अगर निकालना होगा मतलब क्या होता है, देख एंगुलर मोमेंटम निकालना होगा नहीं क्या होता है, जब कोई पार्टिकल लीनियर मोमेंटम से स्ट्रेट लाइन में भागते जाता है, स्ट्रेट लाइन में लीनियर मोमेंटम से भागते जाता है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या होता है, प्लीज सुन लो। मैं तुम्हें डायरेक्ट फार्मूला बता दूंगा मैथमेटिकल, बोलेंगे बेटा एंगुलर मोमेंटम निकालना रहा तो ऐसा निकालना, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। लाइक मान ले ओरिजिन पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं नहीं खड़ा हूँ, मंत्रम को खड़ा रखते हैं। मंत्रम तू समझ ले कि तू ओरिजिन पे खड़ा है, ठीक है, और तू सीधा ऐसा देख रहा है, सीधा ऐसा देख रहा है, इधर देख रहा है, और इधर से एक लड़की गई स्कूटी पे मस्त, ठीक है, तो तूने उसकी तरफ देखा, तूने उसकी तरफ देखा और वो लड़की स्कूटी से जा रही है ऐसी ऐसी, उसका कुछ मास होगा, उसके स्कूटी का भी कुछ मास होगा, और वो वेलोसिटी v से जा रही है, यानी उसका क्या होगा mv होगा, यानी क्या मोमेंट, वो सर्टेन मोमेंटम से जा रही, सर्टेन मोमेंटम से जा रही, सर्टेन मोमेंटम से जा रही है, बट तू उसको ओरिजिन के रिस्पेक्ट से देख रहा है, मतलब उसको आप तू ओरिजिन पे खड़ा रह के देख रहा है उसका, तो वो अगर ऐसी चली जाएंगी तो भी तो ऐसे ही देखते रहेगा, इधर ही वो इधर भी निकल जाएंगी तो भी नहीं। अगर तुझे देखना है जब तक वो दिखते रहती तब तक देखने की तेरी इच्छा करे, तू क्या करेगा, ऐसा करेगा, यानी तेरी मुंडी कैसी घूम रही है, ऐसी एंगुलर मोशन हो रहा, कौन सा मोशन, एंगुलर मोशन हो रहा, सर्कुलर मोशन हो रहा, बराबर है। अगर मान ले वो एकदम पैदल पैदल जा रही है तो तेरी मुंडी कैसे घूमेगी, समझ रहे ना, साला मेरे पे एक्सपेरिमेंट करवा रहे हो, ठीक है, जैसे सर ही देख रहे हैं, हाँ इधर देख, और अगर वो फास्ट जा रही तो तेरे को ऐसा लेकिन, तो अगर वो जितने ज्यादा लीनियर मोमेंटम से जाएगी तेरी मुंडी भी उतनी ज्यादा एंगुलर मोमेंटम से घूमेगी, समझ रहे बात को। अगर वो स्लो जा रही है तो तेरी मुंडी भी स्लो रोटेट होंगी, और अगर फास्ट जा रही है तो फास्ट, समझ रहे। अब इसको एक बात तो तुम्हारी समझ में आ गई होंगी कि ये जितना ज्यादा फास्ट होगा उतना ज्यादा इसको भी, इसका ये जो देखने वाला जो पर्सन है जिसके रिस्पेक्ट टू आप इसे कंपेयर कर रहे हो उसकी मुंडी भी उतनी फास्ट या स्लो घूमेगी। अगर पैदल पैदल जाने वाले इंसान को देखना होगा तो आप ऐसा 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 मुंडी घुमाओगे, और फास्ट जाने वाले को देखना होगा तो ऐसा घुमाओगे, सही बात है। इतनी बात क्लियर होगी, मतलब ये जितना फास्ट तो इस पर्सन का मुंडी का एंगुलर मोमेंटम भी उतना ही फास्ट, इतना समझ में आ गया। अब दूसरी बात देख, अब तू यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, ये तेरे आय है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ओके भैया। अब यहां से ना, यहां से मान ले कि एक 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 मान ले मोटरसाइकिल है, ये मोटरसाइकिल है, ये मोटरसाइकिल ए, ये जा रही बेटा, ये जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से ऐसे आगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ओके। और एक दूसरी चीज ऐसी है कि यहां से इतने दूर है, इतने दूर, एक ट्रेन है मान ले, दूर ट्रेन है, और ट्रेन बोल रहे या मोटरसाइकिल ही बोल दे, और ये भी यहां से कितने मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है, 10 मीटर पर सेकंड से आगे। अब सबसे पहले कंपेयर कर कि देख मैं ही खड़ा हूं यहां पे फॉर एग्जांपल, और मैं इसको देख रहा हूं, और ये मान ले 10 मीटर पर सेकंड से ऐसा ऐसा इधर जाता है, और एक मान ले कि दूसरा एक स्टूडेंट वहां पे दूर है और वो भी 10 मीटर पर सेकंड से ऐसा ऐसा जाता है। पहले मैं कंपेयर करता हूं दूर वाला स्टूडेंट जो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ऐसा दूर वाला स्टूडेंट जो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है,
उसको अगर तुम्हें देखना है जाते हुए तो तुम्हारी मुंडी कैसे घूमेगी देख, अगर वो 10 मीटर पर सेकंड से दूर वाला जा रहा है तो आप ऐसा देखो, ऐसा ऐसा तुम्हें देखते रहना पड़ेगा उसे। लेकिन तुम्हारे नजदीक से कोई 10 मीटर पर सेकंड से जाता है तो उसे देखने के लिए तुम ऐसा देखते रहोगे कि आराम से नहीं, फटाक से मुंडी घुमाना पड़ेगा। समझ रहे क्या? अगर आप ट्रेन में बैठे हो, अगर आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन के खिड़की वाली जगह तुमने पकड़ी और बाहर देख रहे हो तुम लोग, अगर मान लो एक दूर का पेड़ है, एक जो ट्रेन अपनी इधर इधर जाती है तो अपने को चीजें पीछे जाते हुए दिखती है, तो एक दूर का पेड़ है, दूर का पेड़ है, तो तुम्हारी ट्रेन आगे आगे जा रही, बहुत स्पीड से जा रही, फिर भी दूर का पेड़ तुम्हें अगर देखते रहना, अगर अच्छा लगा तो तुम ऐसा देखोगे ट्रेन में से। लेकिन अगर मान ले तुम्हारे ट्रेन के नजदीक से, तुम्हारे रेलवे ट्रैक से नजदीक पे अगर एक पेड़ है, वही ट्रेन में से, वही स्पीड वाली ट्रेन में से अगर आप उसे देखना चाहते हो तो वो ट्रेन, वो वाला पेड़ तो फटाक से पीछे चला जाएगा। समझ रहे क्या हो रहा है? थोड़ा प्रैक्टिकली समझ रहे क्या? तो तुम्हें फटाक से ऐसा देखना पड़ेगा, मतलब तुम्हारी मुंडी जल्दी गोल घुमाना पड़ेगा या आराम से घुमाना पड़ेगा, वो एक और चीज पे डिपेंड करता है, और वो डिपेंड करता है तुम्हारे से ये दूर चीज कितने दूर है और कितनी नजदीक है, उस पर डिपेंड करता है। समझ रहे क्या? तो बोलो, नजदीक वाली चीज को देखने के लिए फास्ट एंगुलर मोशन करना पड़ेगा मुंडी का या स्लो? फास्ट। नजदीक वाली चीज को देखने के लिए फटाक से देखना पड़ेगा। ऐसे तुम्हारे बाजू में से ट्रेन जाती है तो फटाक से निकल जाए, एक आधा पोल चला जाता है बाजू में से, इलेक्ट्रिक का पोल फटाक से चला जाता है, दूर वाला पोल बहुत देर तक देखते रहे, बहुत देर तक देखते हैं। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? तो ये जितना कम होगा उतना ये ज्यादा फास्ट करना पड़ेगा, और ये जितना ज्यादा होगा उतना ये स्लो रोटेशन करेगा। मतलब एंगुलर मोमेंटम इसको क्या बोलते हैं? इसके मोशन को कौन सा मोमेंटम बोलते हैं? एंगुलर। देख, स्ट्रेट लाइन में कोई चीज अगर जा रही तो मास इनटू वेलोसिटी है, कौन सा मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम। लेकिन कोई चीज अगर गोल घूम रही, मतलब उसके पास जो मोमेंटम होगा उसको कौन सा मोमेंटम बोलेंगे? एंगुलर मोमेंटम। तो अभी अपने को क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भैया कोई मास पार्टिकल m है जिसका वेलोसिटी v है, इसका लीनियर मोमेंटम p है, लेकिन उसका एंगुलर मोमेंटम इस पोजीशन के रिस्पेक्ट टू कितना होगा। तो अभी हमने देखा एंगुलर मोमेंटम को सिंबल L से इंडिकेट करते हैं, याद रखना, L से इंडिकेट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को, और ये L ने होता है, मतलब ये तुम्हारा डिस्टेंस कितना है यहां से वो भी मायने रखता है, मतलब ये पोजीशन वेक्टर R, पोजीशन वेक्टर ये R भी मायने रखता है, और ये mv यानी लीनियर मोमेंटम जो है, mv यानी लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू mv जो है वो भी कितना फास्ट या कितना स्लो है वो भी मायने रखता है। तो इसलिए तुम्हें r और ये p का मल्टीप्लिकेशन लेना पड़ता है, यहाँ पे r और p का मल्टीप्लिकेशन लेना पड़ता है, और r और p का कौन सा प्रोडक्ट? डॉट की क्रॉस। क्या बोलते हो? बिल्कुल नहीं। अगर तुम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो देखो ये लीनियर मोमेंटम और यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला मैंने इसके ऊपर, ये कितना डिग्री हो गया? और 90 डिग्री वाले दो वेक्टर का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो आंसर क्या आएगा? दो वेक्टर जिनके बीच में एंगल 90 डिग्री है उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है? 0। ए बी कॉस 90 कितना आता है? 0। तो डॉट प्रोडक्ट नहीं चलता इधर, कौन सा प्रोडक्ट चलेगा? क्रॉस प्रोडक्ट चलेगा। तो आर क्रॉस पी, और क्रॉस प्रोडक्ट को डायरेक्शन रहती है कि नहीं रहती है? रहती है। मतलब ये एंगुलर मोमेंटम भी कौन सा वाला क्वांटिटी है? यार प्लीज देखो, ये क्वेश्चन एक्चुअली मैंने नहीं लेना चाहिए था, ट्रूली स्पीकिंग। ये क्वेश्चन आई शुड डिस्कस इट लेटर इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर, बट मैंने सोचा चलो थोड़ा सा है बता देने लायक, और इतना भी डिफिकल्ट नहीं कि आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैंने थोड़ा हल्का फुल्का बता दिया। अदरवाइज ये एंगुलर मोमेंटम हम बहुत डिटेल में जाके आगे चल के पढ़ने वाले हैं। सो थोड़ा कम ज़्यादा अगर किसी को समझाऊंगा तो बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बहुत डिटेल में अपने सिलेबस में आगे आने वाला है। इसके और भयंकर क्वेश्चन सिलेबस में आने वाले हैं। अभी थोड़ा सा टाइमिंग समझ लो कि लीनियर मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग और एक वैल्यू होती है एंगुलर मोमेंटम की, और वह एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करता है आर पे और पी पे, तो उसके आर क्रॉस पी पे डिपेंड करता है, याद रखना, आर क्रॉस पी पे डिपेंड करता है। तो अभी अगर अपने को देखो ये आर भी दिया है, पी भी दिया है, और इनका क्या पूछा है? एंगुलर मोमेंटम अगर पूछा है तो सीधा आर क्रॉस क्या कर देंगे? आर क्रॉस क्या कर देंगे? पी कर देंगे। आर क्रॉस क्या कर देंगे? पी कर देंगे। बोलो आर क्रॉस पी करना आता है सबको? ये डायरेक्ट कर दो इसको, ऐसे ही कर दो डायरेक्ट, इसको ऐसे ही कर दे डायरेक्ट, हो गया। तो ये आय जे के नीचे आना चाहिए था, यहाँ पे आय लिखते, यहाँ पे जे लिखते और यहाँ पे के लिखते अपन, और ये 1 है, ये कितना है? 2 है, और ये 1 है, ये 2 और ये -1, और ये 3 है, ये कितना है? 4 है, और ये, और कर लोगे इसका, आता है सबको? बस, तो उससे तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा। ठीक है, चलो।